दोस्तों, स्टैटिक जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक। अब आपसे और अन्य प्रश्न पूछेंगे। आपसे पूछेगा कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। रेल इंजन का आविष्कार आपसे पूछे किसने किया था, तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथ में आपसे पूछेगा कि लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। लेजर प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था, तो लेजर प्रिंटर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इसके आविष्कार गैरी स्टार्क वेदर ने किया था। गैरी स्टार्क वेदर ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे अन्य उपयोगी प्रश्न हम लोग साथ में पढ़ते हैं, और जिससे कि आपकी जीएस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिया जा सके, और जिससे आपकी जीएस और भी ज़्यादा तगड़ा हो सके। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पेन चेंज करेंगे यहाँ पे। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया सबसे पहले। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी जी ने। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब किया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर जाके इंदिरा गांधी जी ने दोबारा राष्ट्रीयकरण किया 6 बैंकों का। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और इस समय 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहाँ पे पूछता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया भारत में, तो 1969 में, और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। इंदिरा गांधी के समय किया गया था। और इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब मिला था इन्हें भारत रत्न? 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मकबरा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ पे? आगरा में स्थित है। तो आपसे अगर पूछे कि यहाँ पे अकबर के बारे में बात करें, तो आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर एक कैसा शासक था? ये एक अनपढ़ शासक था। एक अनपढ़ शासक था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक, तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये सहद्रा में स्थित है। सहद्रा कहाँ पे? ये पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा स्थित है। ठीक, पाकिस्तान में स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। और यहाँ पे इसकी बीबी का मकबरा भी यहीं पे स्थित है, जिसको बीबी का मकबरा ही कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहा जाता है। ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। कहाँ पे स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये औरंगजेब ने ही किया था। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पूछे किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस भारत में मनाया जाता है। आपसे पूछे कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। आपसे पूछे कि पानीपत का जो है दूसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है कब हुआ? तो ये 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक, और आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो तीसरा वाला युद्ध था, तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे,
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक दो बार पढ़ेंगे इन सारे प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बुक्सा जनजाति कहाँ पे स्थित है? बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बुक्सा जो है जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पूछे कहाँ पे, तो ये बुंदेलखंड एरिया में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। ठीक, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। ठीक, बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर के क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिजनौर के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा कि टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का जो है नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व है भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व वर्तमान समय में हो गए हैं। और भारत में टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट भारत में किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए 3R का मतलब क्या है? तो पर्यावरण रक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पर्यावरण से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जो 3R हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। एक तो आपका R का मतलब हो जाएगा क्या? रिड्यूस हो जाएगा। आपसे R का मतलब हो जाएगा रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा दूसरे आर का मतलब, और तीसरे आर का मतलब क्या हो जाएगा? रीयूज्ड। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रिसाइकिल, रीयूज्ड और रिड्यूस। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पर्यावरण के बारे में याद करेंगे। तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाए जाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, और क्यों 5 जून को मनाए जाते हैं? क्योंकि 5 जून के दिन ही 1971 को UNEP की स्थापना होती है। UNEP की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो स्वतंत्रता के अनुच्छेद किसमें? 19 में दिए गए हैं। और इसमें कि कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता? तो यहाँ पे देखिए पहले कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? यहाँ पे अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। और वर्तमान समय में यहाँ पे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? कुल 6 प्रकार की है। यहाँ पे कौन कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 19A की बात करें तो ये हमें बोलने की स्वतंत्रता देती है, बोलने की स्वतंत्रता देती है, या फिर इसे ही प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं 19A के। आर्टिकल 19B में बात करें तो आर्टिकल बी में 19 के बी में है आप कहीं भी भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी आप स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के सी में कहा गया है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे संगठन बना सकते हैं, कहीं पे भी संगठन बना सकते हैं। आर्टिकल 19 के डी में कहा गया है कि आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता है, आवागमन की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के डी में। आर्टिकल 19 के ई में क्या कहा गया है कि ये पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले अपवाद था कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे धारा 370 की जो अधिकांश चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर से हट चुकी हैं, अब वहाँ पे भी आप जाके निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के एफ में कहा गया है कि आप संपत्ति कहीं भी खरीद सकते हैं, संपत्ति कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसे संविधान से हटा दिया गया है, वर्तमान समय में इसे संविधान से दिया गया है। और ये था कि आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, यानी कि अपने सब पुराने संपत्ति का भी संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि उसे संजोए रख सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में ये है कि आपका संपत्ति है, यानी कि घर है या फिर ज़मीन है, तो वहाँ पे सरकार कहीं पे सड़क बना रही है या फिर रेलवे ट्रैक बना रही है या फिर कोई प्लांट लगा रही है, तो बीच में आपका यदि घर आ जाता है तो या फिर ज़मीन आ जाता है तो सरकार उसे खरीद लेगी आपसे। ये सरकार का कानूनी अधिकार है कि वो आपसे खरीद सकती है और आपको बेचना ही पड़ेगा, या फिर उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, आपके लिए कहीं दूसरी जगह जमीन मुहैया करवा सकती है। तो इसे कब हटाया गया? इस संविधान संशोधन पूछता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
1978 में इसे हटा दिया गया और वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, हुआ करता था, वर्तमान समय में से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार वो होता है जो हमारे लिए ही होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और कानूनी अधिकार क्या होता है कि वो हमारे लिए नहीं होता है, वो कानून के अकॉर्डिंग सरकार हमसे छीन सकती है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का यही उद्देश्य है कि वो आपको मूल्य की में स्थिरता लाने के लिए ये मौद्रिक नीति बनाती है। क्यों बनाती है? तो ये मूल्य में स्थिरता लाने के लिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई है भारत का सबसे बड़ा बैंक। आपसे पूछे कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं। आपसे पूछेगा यहाँ पे, आपसे पूछेगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भी कौन है? आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य किसमें है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है। यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं भारत में, आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारत कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कई बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल ये 1919 की घटना है। यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये क्यों हुआ था? कुछ लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, उसपे ये अंधाधुंध गोली चलवा दिया गया था। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश यहाँ पे पूछता है किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था गोली चलाने का अधिकार। जनरल ओ डायर ने दिया था गोली चलाने का अधिकार। और आगे चल के जनरल ओ डायर की हत्या कौन करते हैं? आगे चल के जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह कर देते हैं। ठीक, ऊधम सिंह इन्हें हत्या कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो जलमार्ग है। ठीक, अब जलमार्ग के द्वारा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये जलमार्ग के द्वारा आप कहीं पे भी जाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े देशों का आयात निर्यात ही जलमार्ग के रास्ते से होता है। वो थोड़ी सी सस्ता पड़ते हैं, वो सस्ता होता है थोड़ा सा, और जो है परिवहन के साधन में। आपसे पूछे कि परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो परिवहन का जो सबसे महंगा साधन है वो कौन है? वायु मार्ग है। ठीक, वायु मार्ग है परिवहन का सबसे महंगा साधन। ठीक, वायु मार्ग है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो वायु मार्ग से हर कोई तो नहीं जा सकता, जिसके पास अधिक पैसा होता है वही जाता है, या फिर जिसे अपना समय बचाना होता है, यानी जल्दी कहीं पे पहुंचना होता है, तो वो वायु मार्ग की सहायता से जाता है। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब बनाया गया? देखिए, पहले सिक्किम आपका भारत में नहीं था। ठीक, इसके लिए भारत में पूछे पूर्ण राज्य का दर्जा कब बनाया गया? तो दर्जा कब बनाया गया? तो इसके लिए संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? इसके लिए होता है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, आपसे पूछे कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो इसके लिए होता है 35वां संविधान संशोधन। सह राज्य का दर्जा पूछे तो 35वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब आपसे पूछे कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक,
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राजधानी क्षेत्र का दिल्ली को दर्जा दिया गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे इसके तहत 61वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा बनाया गया और मंत्री परिषद भी इसी के तहत ही बनाया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मंत्री परिषद विधानसभा दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, और यहाँ पे राजधानी क्षेत्र की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा भी दिल्ली को इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो पहली दिव्यांग भारतीय महिला है वो कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। ठीक, अरुणिमा सिन्हा है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरुणिमा सिन्हा है। ठीक, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है। ठीक, आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं वो कौन है? एमंड हिलेरी थे। विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एमंड हिलेरी थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली जो प्रथम महिला कौन है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो जिनको तबाई थी, जुनको तबाई, ये चढ़ती हैं माउंट एवरेस्ट पे पहली बार। ये जापान की रहने वाली हैं, विश्व की पहली महिला थी। ठीक, ये जापान की रहने वाली थी। ठीक, और पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहली बार, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहली बार क्या की? वो सबसे पहली बार यहाँ पे एवरेस्ट पे चली, तो बछेंद्री पाल थी भारतीय महिला, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। चांद मीनार किस शहर में स्थित है? आपसे पूछे कि चांद मीनार किस शहर में स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चांद मीनार पूछे तो ये दौलताबाद में स्थित है, दौलताबाद में स्थित है। और दौलताबाद किस यहाँ पे राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे चांद मीनार स्थित है। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। हैदराबाद कहाँ पे, सॉरी, तो चार मीनार पूछे कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे यहाँ पे कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने करवाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ पे आपसे पूछे पीसा की झुकी मीनार कहाँ पे स्थित है? पीसा की, सॉरी, यहाँ पे जवाब हमने ही बता दिया। यहाँ पे पूछे झुकी मीनार कहाँ पे स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है? तो झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है? ये पीसा में स्थित है। और पीसा में कहाँ पे? पीसा में कहाँ पे? ये इटली में। ठीक, इटली पीसा में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। झुका हुआ मीनार कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन क्यों किया गया? क्योंकि वो राज्य बहुत छोटे थे, यानी कि वो राज्य बनने के योग्य नहीं थे। क्योंकि वो, एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत छोटे प्रांत थे, बहुत छोटे प्रांत थे, इस वजह से उसे राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये एक कारण था कि बहुत छोटे प्रांत थे। ठीक, कैसे प्रांत थे? बहुत छोटे प्रांत थे। ठीक, तो ये भी एक आपका ये एक कारण हो जाएगा, बहुत छोटे प्रांत थे। और एक तो ये प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन्हें क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या क्या है? देखिए, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कुल कितने हैं? 8 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और एक आपका कौन? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हम लोग टोटल केंद्र शासित प्रदेशों का नाम देखेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। एक आपका हो गया दिल्ली हो गया, और एक दिल्ली के पास में ही एक चंडीगढ़ हो गया। ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, चंडीगढ़। और एक आपका हो गया दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये दोनों मिल गए हैं आपस में, दमन एवं दीव, ये दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक आप लोग याद रखेंगे पांडिचेरी, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है।
एक आप लोग याद रखेंगे लक्षद्वीप, ये आपका केंद्र शासित सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और एक आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार, ये सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, ये आप लोग सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो गए। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ? तो चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। अब बात करें कब हुआ था? ये 4 फरवरी के दिन चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 4 फरवरी 1922 के दिन हुआ था चौरी चौरा कांड। इस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 को हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। किसने किया था असहयोग आंदोलन को? किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। तो ये बंद कर दिया गया था। क्यों? चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया था। क्या था चौरी चौरा कांड? यहाँ पे पुलिस चौकी में, एक पुलिस चौकी में जो कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में था, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस चौकी में कुछ पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इसके तहत यहाँ पे असहयोग आंदोलन को 1922 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। औद्योगिक उत्पादों का गुणवत्ता का प्रतीक क्या होता है? औद्योगिक उत्पादों का गुणवत्ता का प्रतीक यहाँ पे ISI मार्क लगा होता है, ISI मार्क इस पे लगा हुआ होता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जो प्रोडक्शन की जाती है औद्योगिक क्षेत्रों में, तो वहाँ पे औद्योगिक कारखानों में, तो वहाँ पे ISI का मार्क उस पर लगा रहता है। ठीक, इको मार्क यहाँ पे क्या दर्शाता है? ये आप लोग बताएंगे इको मार्क क्या दर्शाता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इको मार्क क्या दर्शाता है। तो जो पदार्थ क्या है आपका पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध होता है, उस पर क्या लगा होता है? पर्यावरण की दृष्टि से जो शुद्ध होता है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से जो शुद्ध होता है उस पर इको मार्क का सिंबल आपको लगा होता है। एक मार्क क्या लगा दिखाता है? एक मार्क यहाँ पे क्या सिंबल दिखाता है? ठीक, एक मार्क भी आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल जाएगा, क्या सिंबल दिखाता है। तो इसका क्या प्रतीक होता है? तो ये खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को बताता है। तो ये खाद्य वस्तुओं की क्या बताता है? खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को बताता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को बताता है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो ठीक, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पे हुआ था? तो इनका निधन ताशकंद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। और इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। ठीक, लाल बहादुर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। ठीक, और लाल बहादुर के बाद याद रखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? जय जवान एंड जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। ठीक, और आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब होती है? लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती कब होती है? ये 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री एंड गांधी जी का भी जयंती होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, गांधी जी का और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का दोनों का 2 अक्टूबर को ही जयंती होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो अयोध्या पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये पुरुलिया जिला में स्थित है, पुरुलिया जिला। और पुरुलिया जिला कहाँ पे स्थित है? पुरुलिया जिला कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? अयोध्या पहाड़ी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे आपसे पूछ ले, यहाँ पे पुरुलिया पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आपसे पूछे कि सुलेमान पर्वत कहाँ पे स्थित है? सुलेमान पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो सुलेमान पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान पर्वत ये यहाँ पे जो हिमालय आपका उसके दक्षिणवर्ती विस्तार है। तो सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। आपसे पूछे कि हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे स्थित है? हिंदुकुश पर्वत भारत में कहाँ पे स्थित है? हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है।
अफगानिस्तान में स्थित है हिंदुकुश पर्वत। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। गारो एंड खासी और जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ये भी आपका कहाँ पे, मेघालय में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के गठन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 280 में है वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग के गठन कौन करते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 280 के दौरान, आर्टिकल नंबर 280 का उपयोग करके वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के बारे में बात करें, पहले अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ठीक, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। वर्तमान समय में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो एनके सिंह है वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान समय किस नंबर की वित्त आयोग है, 15वीं वित्त आयोग है। ठीक, 15वें नंबर की ये अध्यक्ष है। गैर मुस्लिम लोगों से वसूले जाने वाला कर कौन था। ठीक, तो गैर मुस्लिम लोगों से जो वसूला जाता था कर कौन सा था, जजिया कर था, जो गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। ठीक, जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। और यहाँ पे वैदिक काल में जो राजाएं थे, वैदिक काल में जो राजा लोग थे, वैदिक काल में जो राजा लोग थे वो अपने प्रजा से कौन सा कर लिया करते थे, जो वो अपने प्रजा से बलि नामक कर लिया करते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, विश्व का सबसे लोकतंत्र देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। कौन कौन से लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से होते हैं, तो ये तो होता है आपको कौन सा, प्रत्यक्ष रूप लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष रूप, और एक होता है लोकतंत्र का आपका अप्रत्यक्ष रूप। तो इस तरह से लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये रायगंज में स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, रायगंज में स्थित है। और रायगंज आपका किस राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में है रायगंज। आपसे पूछे कि घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो घटप्रभा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो बेलगांव में स्थित है, बेलगांव में स्थित है। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य पूछे कहाँ पे स्थित है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये अहमदाबाद में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। अहमदाबाद में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। और अहमदाबाद कहाँ पे, ये गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक, ओसबॉर्न स्मिथ थे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आपसे पूछे, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान समय में गवर्नर कौन थे, तो ये वर्तमान समय जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास हैं। और आगा खां महल किस राज्य में स्थित है, तो आगा खां महल कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में आगा खां महल स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। आपसे पूछे कि
वाव कहाँ पे स्थित है, जो कि आपके किस नोट पे, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, ये किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। आपसे पूछे कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है, भारत में ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे, आगरा में स्थित है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य, यहाँ पे गुप्त शासन काल के, गुप्त साम्राज्य को क्या कहते हैं, भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग। आपसे पूछे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, गुप्त वंश का जो है पहला शासक कौन था, तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, श्री गुप्त ही था। ठीक, गुप्त वंश का पहला शासक श्री गुप्त था। आपसे पूछे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो था गुप्त वंश का वो विष्णुगुप्त था। ठीक, विष्णुगुप्त था। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि जो है गुप्त वंश का, यहाँ पे आपसे पूछे कि गुप्त वंश का महान शासक कौन था, गुप्त वंश का महान शासक कौन था, तो गुप्त वंश का जो महान शासक था वो कौन का है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का जो महान शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था, गुप्त वंश का महान शासक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो मुख्य भूमि का जब दक्षिणतम बिंदु पूछे तो केप केमोरिन हो जाएगा, केप केमोरिन हो जाएगा। इसका वर्तमान समय ये तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और वर्तमान समय केप केमोरिन को ही क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक, इसे कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछे कि भारत का, ऐसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे ये किस जो है द्वीप पे है, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे, किस द्वीप पे, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रेट निकोबार द्वीप पे। और बात करते हैं भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। और आपसे पूछे कि भारत का पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं, तो भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है। ठीक, किबिथु है भारत का पूर्वी बिंदु। और किस राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आपसे पूछे कि भारत का जो है पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन से, सरक्रिक है, सरक्रिक है भारत का पश्चिमी बिंदु। क्या है, सरक्रिक है, जिसे क्या बोलते हैं, सरक्रिक, या फिर गुहार मोती भी आपको मिल जाएगा, गुहार मोती। और किस राज्य में है, ये गुजरात राज्य में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। किस प्रधानमंत्री की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो देखिए जो आपसे पूछे कि किस कार्य या प्रधानमंत्री की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान में हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान में हुई थी। ठीक, और आप ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। और इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो ये इंदिरा गांधी यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। ठीक, हटाओ का नारा कौन लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था। और बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी के बारे में, जो इनकी जो समाधि है कहाँ पे है, जो इसकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। ठीक, इनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। जिन्होंने 5वें पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये हमने अभी आपको बताया। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम, भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और इस दौरान 3 व्यक्ति को दिया गया था, 3 व्यक्ति को इस दौरान दिया गया था। कौन से वो 3 व्यक्ति थे, सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था, और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था भारत रत्न, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक,
सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और एक आपको सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? एस राधाकृष्ण थे पहले उपराष्ट्रपति। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सीवी रमन को क्यों दिया गया था? ये रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक, ये शिक्षक भी थे राधाकृष्ण। इनके जन्मदिन पे ही 5 सितंबर के दिन भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन इनके जन्मदिन पे ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे रमन प्रभाव के खोज के लिए सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। हरे शैवाल को क्या कहते हैं? ठीक, हरे शैवाल हरे क्यों होते हैं? तो हरे शैवाल हरे क्यों होते हैं? तो इसका एक ही कारण है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हरे शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इस वजह से क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण हरे शैवाल हरे होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे कवक और शैवाल के बीच में, कवक एंड शैवाल के बीच में जो है सहजीवन का कार्य कौन करता है? कवक एंड शैवाल के बीच में सहजीविता के कार्य कौन करता है? तो लाइकेन करता है। कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता का कार्य। ठीक, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और फिर यहाँ पे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुगम कर का संबंध किससे है? तो सुगम कर किससे संबंधित है? तो ये आयकर से संबंधित है। आयकर से संबंधित है। ये क्यों सुगम कर होता है? सुगम कर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग आसानी से दे सके। ठीक, आसानी से दे सके। ठीक, ये आपको आय में लगाया जाता है। सुगम कर आयकर से संबंधित है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे 1000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स लगा दिया गया है 50 रुपये का, तो आप लोग वहाँ पे दे देंगे। ये नहीं सोचेंगे, आपको देने में परेशानी नहीं होगी। सोचेंगे कि 950 रुपये तो मेरे पास आया ही। इस वजह से ये आसानी से दिया जा सकता है। सुगम कर इसे कहते हैं आयकर से संबंधित है। और आपसे पूछे कि ये आयकर कैसा कर है? ये एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक, आयकर कैसा कर है? ये एक प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति स्वयं देता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कर के और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे धन कर हो गया, या फिर संपदा कर हो गया। संपदा कर हो गया, ये भी प्रत्यक्ष कर हो गया। आपको उपहार कर हो गया, ये भी प्रत्यक्ष कर हो गया। और इसी तरह आपका व्यय कर हो गया, आय कर हो गया। ये सभी कैसे करें? प्रत्यक्ष रूप से देने वाले प्रत्यक्ष कर हैं। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? वो आपको कहाँ पे, अब यहाँ पे पूछे कि किसके वेतन पे आयकर नहीं लगता है? किसके वेतन पे जो है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? ठीक, तो किसके वेतन पे आयकर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के वेतन पे आयकर नहीं होता। ये राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कर मुक्त होता है। जितना पाएंगे उतना रख लेंगे राष्ट्रपति जी, और उनको कोई भी कर नहीं देना होगा। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ पे? पाल घाट में है। पश्चिमी घाट, यहाँ पे पाल घाट दर्रे में पश्चिमी घाटों में जो है प्रमुख अंतराल देखा जाता है। और पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री भी बोलते हैं पश्चिमी घाट को। ये एग्जाम में पूछा गया है। और पाल घाट दर्रा कहाँ से? ये केरल से तमिलनाडु के बीच में जाने का रास्ता देता है। केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता देता है। कहाँ पे होके जाता है? पाल घाट दर्रे से ही होके जाता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे होता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे होता है? जो पूर्वी घाट का एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन है वो कहाँ पे होता है? वो नीलगिरी पे होता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी नीचे स्थित है। नीलगिरी घाट में यहाँ पे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं गरीबी रेखा को मापने का कारक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है जिसे गरीबी रेखा मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय है जिसे गरीबी रेखा मापा जाता है। एक तो जीवन प्रत्याशा, इससे भी गरीबी रेखा मापा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता के द्वारा यहाँ पे गरीबी को मापा जाता है। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मध्य प्रदेश का नृत्य शैली है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है?
तो ये मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है मटकी। आपसे पूछे कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य की नृत्य शैली है। गिद्दा एंड भांगड़ा किस राज्य का नृत्य शैली है। भांगड़ा तो आप सभी लोग किए होंगे शादी वगैरह में, तो ये पंजाब का यहाँ पे नृत्य शैली है। आपसे पूछे कि लाई हरोबा कहाँ पे किया जाता है। लाई हरोबा कहाँ पे किया जाता है, तो ये मणिपुर में किया जाता है। लाई हरोबा मणिपुर में किया जाता है। आपसे पूछे कि कथक कहाँ का फेमस है। कथक कहाँ का फेमस है, तो ये उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर भारत में, या फिर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश का ये फेमस है। उत्तर प्रदेश में फेमस लोक नृत्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यक्षगान कहाँ का फेमस लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का फेमस लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का फेमस लोक नृत्य है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 के दिन 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी लागू करने वाला भारत किस नंबर का देश बना था। भारत 161वां नंबर का देश बना था जीएसटी लागू करने वाला। ठीक, जीएसटी लागू करने वाला देश भारत 161वां नंबर का देश बना था। और भारत के पहले कौन सा राज्य था जो जीएसटी लागू किया था, तो सबसे पहले असम में जीएसटी लागू किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में संबंधित जो है अनुच्छेद किस में है। जीएसटी काउंसिल के बारे में संबंधित अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद नंबर 269A में है जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ये क्या कहता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये क्या कहता है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को ये बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो 1965 के दिन 1965 को हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री की पूछी जाती है समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है, तो लाल बहादुर समाधि स्थल को क्या कहते हैं, विजय घाट कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे इनका लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ पे हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था। ये हमने आपको अभी बताया ही। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग भारत पे ब्रिटिश शासकों ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, तो लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अब आपसे पूछे कि भारत यहाँ पे ब्रिटिश शासकों की भारत में नीति कौन सी थी, तो इनकी नीति थी फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो, ये ब्रिटिश की नीति थी। फूट डालो और शासन करो, ये भारत की यहाँ पे ब्रिटिश लोगों की नीति थी। और यहाँ पे ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन बन के आया था, एक ब्रिटिश शासक थे जेम्स प्रथम। ठीक, जेम्स प्रथम ये ब्रिटिश शासक थे और इनके राजदूत बन के एक आए थे व्यक्ति। राजदूत कौन थे, कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक, इनका राजदूत बन के कैप्टन हॉकिंस आया था। ये किसके दरबार में आया था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इन सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो जो है विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। इससे गहरी कोई भी झील नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि इससे गहरी झील हम देखना चाहते हैं तो आप अपने बाबू सोना की आंखों में देख सकते हैं। ये मतलब बैकाल झील से भी गहरी झील वहाँ पे आपको नजर आएगी। और ये बैकाल झील कहाँ पे स्थित है, ये साइबेरिया के क्षेत्र में स्थित है। साइबेरिया यानी कि रूस के क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक, बात करते हैं साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील स्थित है, वहाँ पे आपको मिलेगा। और बात करते हैं कि समुद्र तल से आपसे पूछे, समुद्र तल से एग्जाम में पूछे कि समुद्र तल से जो सबसे नीचे झील है वो कौन सी है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सी है, सर्वाधिक नीचे कौन सी झील है, तो समुद्र तल से जो सर्वाधिक नीचे झील है वो मृत सागर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मृत सागर है समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे। आपसे पूछे कि
सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? ये वान झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सा झील है? वान झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विक्टोरिया झील आप लोग बता दीजिए, विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? ठीक, तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से? यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं घुमरा लोक नृत्य का संबंध है। तो घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। आपसे पूछे कि पंडवानी लोक नृत्य कहाँ पे स्थित है, या फिर पिंडवानी भी आपको मिलेगा। ये कहाँ का स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपसे पूछे कि लोटा कहाँ का लोक नृत्य है? लोटा, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है लोटा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में लावड़ी किया जाता है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। आपसे पूछे कि गरबा लोक नृत्य कहाँ पे स्थित कहाँ का है? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? नौटंकी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो है आपसे पूछे कि प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। ठीक, 1191 में हुआ। आपसे पूछे कि तराइन का जो है दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक, तराइन का दूसरा युद्ध। आपसे पूछे कि तराइन का जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1215-16 आपको डेट मिलेगा। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। पूछे किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड जयचंद्र के, राजा जयचंद्र के बीच में चंदावर का जो है युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय चारा और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। झांसी किस राज्य में? भारत के उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे एग्जाम में कि वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मेघालय में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय कहाँ पे? ये शिलोंग में स्थित है। ठीक, सॉरी वर्षा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये जोरहाट असम में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? जोरहाट असम में स्थित है। ठीक, असम के कहाँ पे? जोरहाट में स्थित है। आपसे पूछे कि यहाँ पे केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय जो शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। ठीक, कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। आगे बात करते हैं अनारकली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? लाहौर में स्थित है। अनारकली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? लाहौर में स्थित है। लाहौर आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में स्थित है। बात करते थे हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक, कहाँ पे? सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अभी हमने बताया कि जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? ये सहद्रा में स्थित है। सहद्रा कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, पाकिस्तान जहांगीर। और बात करते हैं किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है? सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देश हैं? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा देश है? सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में कौन से देश में है? नाइजीरिया में है सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। आपसे पूछे कि पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? पठारी महाद्वीप किसे कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका को कहते हैं। पठारी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं।
आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की जो घास है वो सवाना घास कहा जाता है, कि सवाना घास के मैदान कहे जाते हैं अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये अफ्रीका है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन है? अफ्रीका है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछे कि भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल को क्या कहते हैं? भेल को क्या कहते हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, भेल को क्या कहते हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक, बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में हुई थी। और न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? संघाई में स्थित है। संघाई कहाँ पे? चीन में स्थित है। ठीक, संघाई चीन में एनडीबी का हेडक्वार्टर स्थित है। आपसे पूछे कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं इसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, अब आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में स्थित है। ठीक, मनीला में स्थित है। आपसे पूछे कि सिडबी जिसे क्या कहते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? तो भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ की राजधानी है? जयपुर आपकी राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक, कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। और राष्ट्रीय आयुर्वेद जो है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करें। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।